डेरू गांव के पटवारी की नौकरी पर संकट आया हुआ है। गांव के सरपंच वगैरह कुछ लोगों ने उसका पक्ष लेने की कोशिश की, परंतु बात बन रही नहीं है। कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि बेचारे के बच्चे रुल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने क्रॉप कटिंग की नहीं। बताते हैं कि जिन किसानों के खेतों की क्रॉप कटिंग की जानी थी, वो किसान कह रहे हैं कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारे खेतों में कब क्रॉप कटिंग कर दी गई। अब किसान जब खुद खेत का खातेदार किसान कहता है कि मुझे पता ही नहीं क्रॉप कटिंग कब की मेरे खेत की, जबकि कायदे से क्रॉप कटिंग में किसान उसका मेंबर है, किसान के हस्ताक्षर हैं, अब वो कह रहे हैं हमारे जाली हस्ताक्षर हैं। जो आदमी कहता है कि मैं तो हिंदी इंग्लिश सब तरह के हस्ताक्षर करता हूं, मेरा अंगूठा लगाया, तो अंगूठा जांच का विषय हो गया और ये तय हो गया कि वो हस्ताक्षर सारे जाली हैं। क्रॉप कटिंग वहां की नहीं गई थी। क्रॉप कटिंग वहां तो क्या, लगभग 99.99% गांवों में क्रॉप कटिंग नहीं की जाती है, सभी जगह ऐसे ही करते हैं। परंतु किसान के अगर जाली हस्ताक्षर करते हैं, ये मामला काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि वो किसान इनकार कर रहा है कि मेरे खेत में क्रॉप कटिंग नहीं की गई। आप कैसे साबित करोगे इसको? और अगर किसान झूठा इनकार करता है तो पटवारी की ड्यूटी है कि पटवारी या जो भी क्रॉप कटिंग करता है, मैं नाम नहीं लूं, कृषि प्रयोगशाला भी कर रहे हैं कई जगह, उनकी ड्यूटी है कि वो क्रॉप कटिंग के समय गांव के अधिकतर लोगों को सूचना दें, ताकि वो किसान इनकार करे तो वो लोग कहेंगे नहीं हम साथ में थे, क्रॉप कटिंग हमारे सामने हुई, उनके भी हस्ताक्षर ले लें। ये तो क्रॉप कटिंग की नहीं इसलिए इनकार कर रहे हैं और किसानों को नुकसान हो गया। जो करोड़ों रुपये उस गांव का क्लेम बनता था वो उनको मिला नहीं। वो कह रहे हैं हम हमारे करोड़ों रुपए गंवा दें पटवारी की नौकरी बचाने के लिए। क्यों? कल को और कोई करेगा ऐसी हरकतें। तो एक तो यह है कि क्रॉप कटिंग इस बार कुछ लोग करेंगे, जरूर करेंगे, काफी डर हो गया है, कई गांवों में जागरूकता आई है। अब क्रॉप कटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रॉप कटिंग की कैसे जाती है गांव में, ये कुछ विषय है। प्रत्येक तहसील के लगभग प्रत्येक गांव में क्रॉप कटिंग की जाती है, 5-4 गांवों को छोड़ करके। तहसील में 5-4 गांव छोड़ दिए जाते हैं, वो उस गिरदावर सर्किल की औसत क्रॉप कटिंग उन गांवों पर लागू होती है। बाकी हर गांव में, हर पटवार हल्का में नहीं, हर गांव में, एक पटवार हल्का में अगर 5 गांव है तो 5 में ही अलग अलग क्रॉप कटिंग होगी। अब क्रॉप कटिंग होती कैसे है, किसके खेत में क्रॉप कटिंग करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या गांव के लोग बैठक करेंगे, क्या सरपंच तय करेगा, या पटवारी या कृषि प्रयोगशाला तय करेगा कि इस खेत की इस जगह पर क्रॉप कटिंग करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रैंडम नंबर से तय होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्थान अजमेर रैंडम नंबर जारी करता है हर गांव के लिए, हर फसल का, कि अमुक गांव की बाजरे की फसल के 2 प्रयोग इन रैंडम नंबर से जो खसरा नंबर निकल के आता है उस खसरे का करना है। खसरा वहां से तय नहीं होगा, परंतु वो रैंडम नंबर है, उनमें भाग दे करके जो खसरा नंबर प्राप्त किया जाता है उसका एक फॉर्मूला है, उसी खसरे में क्रॉप कटिंग की जानी है। उसके अलावा किसी खसरे में, उसको छोड़कर दूसरे खसरे में क्रॉप कटिंग तभी की जा सकती है जब पर्टिकुलर फसल, जैसे बाजरे की क्रॉप कटिंग खसरा नंबर 523 आया है और 523 में बाजरा नहीं है। हो सकता है 523 नंबर खसरा कोई रास्ता हो, 523 कोई तालाब हो, कोई मगरा हो, कोई ऐसी जमीन हो जिसमें खेती नहीं की जाती हो, या 523 में बाजरा की जगह और कोई फसल बोई गई हो। तो जस्ट उससे अगला 524
ये क्रम तब तक चलेगा जब तक बाजरे की फसल का खसरा सामने नहीं आएगा। और जैसे ही खसरा नंबर बाजरे का आ गया, उसी खसरे की क्रॉप कटिंग की जानी है। और ये बात क्रॉप कटिंग से कम 20 दिन पहले उस खेत के मालिक को पता होनी चाहिए कि मेरे खेत में क्रॉप कटिंग होगी इस बार, क्योंकि वहां पर पहले जगह निर्धारित की जाती है खेत में कहां पर क्रॉप कटिंग करनी है। खेत में यह नहीं है कि जहां फसल खराब है वहां क्रॉप कटिंग कर लो, जहां फसल अच्छी है वहां कर लो, या अपने मन से चाहे जो जगह तय कर लो। नहीं, उसमें भी नियम है कि उस खेत में एक निश्चित दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा से क्रॉप कटिंग करने वाले घुसेंगे और निश्चित फलांग है, कदम, इतने कदम सीधा चलेंगे, फिर इतना कदम दायां मुड़ के चलेंगे, फिर इतना कदम बायां मुड़ के चलेंगे, और यूं चल के और जो आखिरी जगह आती है वहां से 5 बाई 5 मीटर का एक एरिया लेंगे और उस एरिया की क्रॉप कटिंग करेंगे। ये एक सिस्टम है। तो जगह तय इस प्रकार होती है। कपास के अलावा सभी में 5 बाई 5 मीटर की जगह ही तय की जाती है। 5 बाई 5 मीटर में वो उसी दिन खूंटियां गाड़ के रस्सी बांध के बता देगा किसान को कि यहाँ की हम क्रॉप कटिंग करेंगे, इसलिए यहाँ जिस दिन आप काटो उससे एक दिन पहले हमें सूचित करो कि उस दिन वहाँ पर कटाई होगी, ताकि हम आकर के और उस जगह की कटाई करके वो क्रॉप कटिंग कर लें। और फिर उसका पहली बार गीला वजन होगा, फिर उसको सीलबंद करके रख दिया जाएगा, रोज उसको सुखाया जाएगा, फिर उसमें से अनाज निकाल करके उसका वजन होगा, फिर अनाज को कुछ दिन और सुखाया जाएगा, फिर वो आखिर में जो वजन होगा उसका शायद 400 गुना होगा। 5 बाई 25 मीटर होता है। 5 बाई 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग मीटर, और 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। 100 गुणा 100 मीटर, तो इसका मतलब 25 का 400 गुणा, ठीक है, 400 गुणा करके और वो उपज निकाली जाएगी कि इस गांव में मूंग की फसल प्रति हेक्टर इतने क्विंटल हुई। ये है क्रॉप कटिंग। अब जो मैं पैर काटने वाली बात कर रहा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात कर रहा था, उस पर आता हूं। वो क्या है आखिर? वो यूं है इस बार जैसे फसल काफी अच्छी है, जहां मेरा विचरण है वहां मैं देख रहा हूं बरसात अच्छी थी, फसल ठीक है। अब फसल ठीक है तो जितनी है उतनी लिखी जानी चाहिए। अब एक जो मूर्खता बहुत लंबे समय से चली आ रही है, हम क्या करते हैं, पटवारी या कृषि प्रयोग पर दबाव बनाते हैं कि 1 हेक्टर में 10 क्विंटल हो रहा है, पर आप 3 क्विंटल ही लिख दो। अब 1 हेक्टर में अगर 10 क्विंटल पैदावार है और अगर 3 क्विंटल लिखी जा रही है, तो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है, आपका नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। ये कैसे? ये समझना पड़ेगा। आपके अच्छी पैदावार है फिर भी आप कम लिखवा रहे हो, तो नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि प्रति वर्ष आपको क्रॉप कटिंग के जरिए बीमा क्लेम मिलने वाला नहीं है। और अगर अच्छी फसल है और उसको अच्छा नहीं लिखाया तो 5 साल का औसत प्रत्येक गांव का तय होता है क्रॉप कटिंग से। पिछले 5 साल का औसत कितना है? पिछले 7 सालों का में से 2 कमजोर साल निकाल करके और 5 साल का औसत। अगर आपके खेत में 10 क्विंटल प्रति हेक्टर फसल हो गई, आपके गांव में कोई पर्टिकुलर फसल, और आपने 3 क्विंटल लिखा दी, तो आपने औसत को नीचे गिरा दिया। और औसत अगर नीचे गिर गया तो फिर कभी 2 क्विंटल होगी, 1 क्विंटल होगी, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आप औसत के आसपास हो गए।
ज़्यादा से ज़्यादा 10% नुकसान, 15% नुकसान, 20% नुकसान। और अगर आपने 10 क्विंटल लिखवा दी तो आपके गांव का औसत बढ़ गया। अब कभी आपके 3 क्विंटल भी होगी तो आपको काफ़ी क्लेम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये है मोटी बात। ये बात हर गांव में लोग जाने कि हमारे अगर फसल अच्छी है, 10 क्विंटल पैदावार है, अगर वो 9 क्विंटल लिखता है तो आपका नुकसान कर रहा है। हाँ, 10 क्विंटल से अगर 5 किलो भी ज़्यादा लिखता है तो वो आपका फायदा कर रहा है। कम लिखने में आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना कम लिखा जाएगा उतना आपका पुराना गांव का औसत कम होगा। वहाँ आंकड़े जो बनेंगे वो कहेंगे कि इस गांव में मूंग की फसल इतनी ही होती है, क्योंकि इसका औसत कमजोर है गांव का। इसलिए इससे अगर कम हो जाती है थोड़ी बहुत तो उतना प्रतिशत कम कर लो। इस गांव में तो जो भी फसल है जितनी हुई है उससे कम मत लिखने दो कभी भी। क्रॉप कटिंग में यह ध्यान रखना है, जहां जहां अच्छी फसल है, अच्छी पैदावार है, वो पूरी लिखवाई जाए, कम किसी भी हालत में नहीं लिखवाई जाए। जहां बहुत कम पैदावार है, लगता है कि पिछली औसत से काफी कम है, वहां अधिक मत लिखने दो। वहां जितनी है उतनी लिखो। अगर कोई थोड़ी बहुत भी अधिक लिख रहा है तो आपका नुकसान कर रहा है। ये चीजें ध्यान रखने की है। हमारी कम लिखवाने की आदत पड़ गई गाँव में, और बड़े राजी होते हैं गांव वाले। हमने पटवारी जी से कह करके 10 क्विंटल पैदावार थी, हमने कहा 3 क्विंटल लिख दो यार। पटवारी जी हमारा कहना मान गए, ये कंपनी का फायदा कर दिया सीधा। आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। 3 क्विंटल है तो 3 क्विंटल आपका औसत है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। परंतु अगर 10 क्विंटल लिखी है, अगली साल 3 क्विंटल वायदे हुए हो गई तो आपको क्लेम मिलेगा। ये है ध्यान रखने वाली बात। और ये बात पता नहीं कैसे पहुंचेगी। पिछली बार मैंने खूब लाइव किए, खूब बातें की लोगों से, बहुत ज़्यादा भाषण दिए, बहुत ज़्यादा हुई। आज फिर लोगों से बात करते हुए मुझे लगा कि लोग कह रहे हैं यार कम लिखनी है, कम लिखनी है। अरे अच्छी पैदावार है, कम क्यों लिखवा रहे हो? अगर जानबूझकर खेत में गलत जगह से करता है, जहाँ अच्छी फसल नहीं है उसको छांटता है और नियम के विरुद्ध कर रहा है, तो ध्यान रखो, एक भी पौधा अगर उस 5 बाई 5 मीटर में आ रहा है और उसको अलग छांटा जा रहा है तो मत छांटने दो कि नहीं ये लो 5 बाई 5 मीटर में, और 5 बाई 5 मीटर में ये लो 2 किलो अनाज हो गया, 2 किला, 2 किला का 400 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 8 क्विंटल पैदावार 1 हेक्टर में हो जाएगी। अगर 5 बाई 5 मीटर में 2 किलो अनाज है और आप ध्यान नहीं रखते हो या आप बेवकूफ़ी कर जाते हो कि उसमें से कुछ फलियां तोड़ ली चोरी छिपे, या कुछ पौधों को उस लाइन से इधर हटा दिया रस्सी से, तो वो 2 किलो की बजाय कम हो जाएंगे और उससे आपकी प्रति हेक्टर उपज कम हो जाएगी। आपके पूरे गांव का अगले कई सालों तक का नुकसान कर लोगे आप। इसलिए अच्छी फसल है तो उसे अच्छी फसल लिखने की कोशिश में ध्यान इस बात का रखो कि अच्छी लिखी जाए। यूं नहीं है कि आप उनका सहयोग करो, यहाँ कम लिख दो साहब, आप अगले कई वर्षों के लिए नुकसान कर दोगे अपना। ये होता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि आज ही जब मैंने सुना लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो क्रॉप कटिंग का विशेष ध्यान रखना है। अभी गिरदावरी चल रही है, क्रॉप कटिंग भी चल रही है। जैसे मूंग की फसल कटनी शुरू होगी तो क्रॉप कटिंग तो जिस दिन किसान काटेगा उस दिन होगी। ये नहीं है कि क्रॉप कटिंग कब होगी, फसल काटने के बाद थोड़ी होती क्रॉप कटिंग। जिस किसान का खेत तय किया गया है उस किसान को सूचना है पहले से कि मेरे खेत में क्रॉप कटिंग होगी। वो भी ज्यादातर लोगों को कह दे कि अमुक फसल की क्रॉप कटिंग मेरे खेत से होनी है और मैं उस दिन काटूंगा, उस दिन आप सभी आना देखना क्रॉप कटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। क्योंकि क्रॉप कटिंग उस पूरे गांव के
अगले 7 साल तक का तय करता है। इस साल का तो करता ही है, अगले 7 साल तक का फसल बीमा का क्लेम क्या मिलना चाहिए वो क्रॉप कटिंग से तय हो रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बहुत बड़ी बात है। भाई भोलाराम जी जुड़ गए हैं, बहुत जागरूक है, कोलाइट से नहीं, भोला सर से जगदीश सिंह जी नाम आ गया, भोलाराम जी, भोला सर के जगदीश सिंह जी है, बहुत जागरूक है। कोलाइट में शायद बीकानेर जिले में एक अकेले आदमी है जिन्होंने क्रॉप कटिंग करवाई अपनी, बहुत मेहनत की इन्होंने। पुरानी जो थ्रेश होल्ड उपज थी 5 साल की, उसके आंकड़े एकत्रित किए, क्रॉप कटिंग जहां हुई वहां एक एक पौधे का, एक एक फली का ध्यान रखा, और जितने दाने हुए उन सब दानों का तोल सबके सामने करवाया और बड़े ढंग से काम करवाया इन्होंने। ये होता काम करवाने का ढंग। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान हमारा हो रहा है। पता है गांवों में कितने आदमियों का प्रीमियम चला गया। आपने 2% दिया होगा, सरकार ने कमा दिया खूब पैसा, कंपनियां मालो माल हो रही है हमारी बेवकूफियों की वजह से। तो मैं तो इसमें और तो क्या है, और तो इस बार ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। क्रॉप कटिंग कई जगहों पर पटवारी करेंगे, क्योंकि 2-1 पटवारियों की हालत खराब हो रखी है। हमारे नागौर तहसील में एक पटवारी की, नागौर जाइल तहसील में एक ये क्यूसर वाला मामला है, और ये बहुत है। अगर इन 2 पटवारियों की नौकरी पर अभी भी बादल मंडरा रहे हैं, अगर किसी की नौकरी इस वजह से जाती है क्रॉप कटिंग नहीं करने की वजह, तो पटवारी को क्या पड़ा है, क्रॉप कटिंग कर देंगे। और आप ध्यान रख ही रहे हो, तो इतनी पर्याप्त है। अभी देखेंगे, बात और करेंगे। तो मैं देखता हूं भाई कोई सवाल आया हो तो। बजरंग जी बुवाड़, हनुमान जी बाजिया, ओबीसी आरक्षण, ये मैं अभी बात करता हूँ, शुरू करूँगा, ये भी कर लूँगा थोड़ा। साहिब सरकार वाचिंग, उसमें भी हम पता नहीं क्या क्या धोखा खा जाते हैं। BK ह्यूमन, कपिल सागर जी खाकड़ की, रामलाल जी खदाव, हाँ नमस्कार, सभी को प्रणाम, नमस्कार। छोटू राम जी छाबा, नरपत जी बिडिया सर पालड़ी, हेमा राम जी बाटी, हरका राम जी लेगा तो सिना। कौन से खसरे में क्रॉप कटिंग होगी, लिस्ट है क्या आपके पास? नहीं, प्रत्येक पटवारी के पास लिस्ट है, प्रत्येक गांव की, पूरे जिले की, जिले के प्रत्येक गांव के कौन से रैंडम नंबर, हर गांव के 2 रैंडम नंबर, एक फसल के 2 रैंडम नंबर दिए हैं। 2 रैंडम नंबर बाजरे के हैं, 2 मूंग के हैं, 2 तिल के हैं, 2 अन्य फसल के हैं। कुछ फसलें जो कम बोई जाती है उनके रैंडम नंबर गिरदा और सर्किल के एक गांव के लिए गए हैं। तो ये वो रैंडम नंबर आप अपने पटवारी से या किसी भी पटवारी से ले लेना, तहसील के पास, सबके पास है। तो आपके गांव में रैंडम नंबर क्या आ रहा है? अब रैंडम नंबर से खसरा नंबर कैसे निकालेंगे वो तो आपका, वो तो मैं सूत्र बता दूं। जैसे आपके गांव में रैंडम नंबर है 5302 बाजरे का, तो आपके गांव के कुल खसरा कितने हैं? मान लो आपके गांव में कुल खसरा 2000 है, तो 5302 में 2000 का भाग दिया जाएगा। 2 बार पूरा चला गया, फिर जो पीछे बचा है वो कितना है, तो पीछे बचा 1302। तो 1302 नंबर खसरे में बाजरे की फसल की क्रॉप कटिंग होगी। अगर उसमें बाजरा नहीं है तो उससे अगला अगला अगला, ये एक सीधी रेखा में चलेगा काम, ये सीधा सीधा। तो अब रैंडम नंबर पता करें तोशिना के किस किस फसल के कौन कौन से रैंडम नंबर है, और रैंडम नंबर से, रैंडम नंबर में भाग दिया जाएगा गांव के कुल टोटल खसरा संख्या का, और जो शेष बचेगा वही खसरे की क्रॉप कटिंग होगी। जैसा राम जी जानी, मूला राम जी मेहरिया, निम्बा राम जी ताडा, अभिनव हेमराज जी बींचर, धीरेन्द्र जी मूंदलिया जाट,
जैसा राम जी, मदन जी राकावत, महेंद्र जी सारण, मुकेश, राकेश जी खोकर। राकेश जी बहुत जागरूक व्यक्ति हैं और राकेश जी अभी युवा हैं और पूरे तैयार हैं। मेरे जैसा आदमी क्या छुड़ता वगैरह है, नहीं करूं तो क्या करूं, तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी डुकियों की डाणी गोटन वगैरह में विशेष ध्यान रखेंगे। और हमारे BKU के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। BKU ने तो पिछले साल से भी ये चला रखा है, क्रॉप कटिंग निगरानी कमेटी हर गांव में बनाने की बात थी और बनी हुई होगी कई गांवों में, तो वो कमेटी ध्यान रखेगी क्रॉप कटिंग में क्या ध्यान सावधानी रखनी है। महेंद्र जी सारण, राकेश जी कोकर, जीतू जी बाम्बू। सर जब तक क्रॉप कटिंग वाले आएंगे उससे पहले खेत खाली हो जाएंगे। फसल खड़ी खड़ी सूख गई है, नहीं क्यों खाली हो जाएंगे? जिस खेत में क्रॉप कटिंग होनी है उस किसान की ड्यूटी है कि वो उनको सूचित करे, वो उसी दिन आएंगे जिस दिन किसान काटेगा। क्रॉप कटिंग वाले कोई विदेश थोड़ी गए हैं भैया। आपका जो क्रॉप कटिंग करने वाला आपका ही पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक है, वो आप जिस दिन खेत में काटोगे उस दिन क्रॉप कटिंग वो अपनी मर्जी से थोड़ी करेगा। क्रॉप कटिंग किसान तय करता है, न कि कोई अधिकारी कर्मचारी। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। जीतू जी बाम्बू, इसको पूरा नोट करें आप। क्रॉप कटिंग जिस आपके गांव में पता करो कि किस किस के खेत में मूंग की क्रॉप कटिंग होगी, किस में बाजरे की होगी। उन खेत वाले जिस दिन काटेंगे उस दिन क्रॉप कटिंग वालों को बुलाएंगे। क्रॉप कटिंग ये थोड़ी है कि किसान की फसल काटने की तारीख हो दूसरी है, क्रॉप कटिंग किसी दूसरी तारीख को वो कर लेंगे, नहीं। जिस दिन किसान काटेगा उस दिन होगी क्रॉप कटिंग। खेत खाली कैसे हो जाएगा? जिस खेत में क्रॉप कटिंग होनी है क्रॉप कटिंग वालों को आना पड़ेगा उसी दिन। धीरेन्द्र जी मूंदलिया जाट, जगदीश सिंह जी भाटी भोला। सर ये जगदीश सिंह जी बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं और मैंने इनका जिक्र किया था पहले भी कि इन्होंने कैसे क्रॉप कटिंग करवाई, कितनी मेहनत की। और ये लगातार, मैं सुनता कम हूँ, लगातार सारी बातें मेरे से शेयर करते रहे। बहुत मेहनत की इन्होंने। मदन जी धूंधवाड़, मोहन राम जी कीचड़, इनके वहाँ क्रॉप कटिंग काफ़ी ठीक भी हुई है पहले की। इनका औसत ठीक है और औसत ठीक नहीं होगा तो क्लेम कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। रोजाना आपका प्रीमियम खाते रहेंगी कंपनियां। भंवरा राम जी कीचड़, नेम जी सोमड़वाल, ओम प्रकाश जी फड़ोदा, बलवीर जी खोजा। हाँ नमस्कार जी बलवीर जी। अरविंद जी जाखड़, भाई ओम प्रकाश जी फड़ोदा कुछ बता रहे हैं। सर मैंने फसल बीमा कराया, फसलें गल गई और बीमा वाले सही जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं साहब, ओम जी आपने कंप्लेंट की, आपकी फसल देखो, सूखे का मामला तो क्रॉप कटिंग ही तय करेगी, परंतु गीले का जो मामला है, फसल में पानी आ गया ज़्यादा और फसल खत्म हो गई, ये पर्टिकुलर एक किसान का मामला है। पर्टिकुलर कंप्लेंट करनी होती है 72 घंटे के अंदर अंदर, खराबा होने के 72 घंटे में कंपनी के नंबर पर फोन करके सूचित करना पड़ता है कि मेरी फसल अतिवृष्टि से खराब हो गई है। तो आपके सर्वेयर टीम आएगी आपके खेत में, जिसमें कंपनी का आदमी भी होगा और किसान तो होगा ही होगा। सर्वेयर टीम सर्वे करके और बताएगी कि आपके खेत में इतना प्रतिशत नुकसान हो गया है अतिवृष्टि की वजह से, तो आपके हस्ताक्षर करेगी फॉर्म पे और प्रतिशत नुकसान लिखा जाएगा फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है गड़ गई क्यों, जवाब देना ही क्या है। अगर सर्वे टीम आती है तो ठीक, नहीं आती है तो गलती कंपनी की है। हम कोर्ट में जा सकते हैं आराम से। बलवीर जी खोजा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। राकेश जी खोकर, बहुत खूब, जागो किसान जागो। हाँ राकेश जी बहुत मेहनती व्यक्ति है और बहुत सक्रियता के साथ काम करते हैं। CR जी सियाग साहब, रमेश जी डूडी, सुनीता जी मेघवाल, ओम प्रकाश जी बड़ौदा, मांगी लाल जी चौधरी RLP, ओम प्रकाश जी बड़ौदा।
की थी, आए वो सही जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? वो आए हैं तो एक फॉर्म भरवाया होगा आपसे, और फॉर्म में नुकसान कितना हुआ वो तो आपका खेत आपके सामने है, कितने प्रतिशत नुकसान। अगर वो गलत लिखते हैं आप हस्ताक्षर मत करो उनके, और जितना नुकसान हुआ उतना नहीं लिखते हैं तो सीधा आपका नुकसान कर रहे हैं ना। खेत तो आपके सामने है। चलो, मैं मानाराम जी सीमर, इसके तो बात काफी हो गई, और कुछ कुछ मन भी नहीं करता, कई बार लगता यूं है कि तेरी बातों का फर्क क्या पड़ रहा है। खैर, मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने क्या है कि सुनता कम हूं, पर एक आध जने के पास कभी बैठ के थोड़ी बात कर लेता हूं, तो मुझे पता लगा कि लोग तो अभी भी अच्छी फसल है फिर भी कम लिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी नहीं है कि कम लिखाने का कितना नुकसान हो जाएगा। हमारे अगले 7 साल तक का नुकसान हम कर देंगे अगर फसल अच्छी है और कम लिखवा दी तो दूसरा तो ओबीसी आरक्षण की बात, एक सवाल आ गया, कर लेता हूं थोड़ी बात। देखो, एक तो ये आरक्षण है क्या, फिर हम ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण किसको दिया जाता है? आरक्षण कोई मेहरबानी या कोई सहयोग ऐसा कुछ नहीं है, और आरक्षण किसी का होना भी नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे देश में आरक्षण हजारों साल से चल रहा है। जाति के आधार पर तय होता है कि कौन खेती करेगा, कौन चमड़ा उतारेगा, कौन लकड़ी का काम करेगा, कौन तंत्र मंत्र करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, कौन लोगों की शादियां करवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन उनके नाम तय करेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हजारों वर्षों से, और ये जाति के आधार पर, ये इसमें योग्यता नहीं देखी जाती बिल्कुल। अगर वो किसी घर में, पर्टिकुलर घर में पैदा हो गया तो वो ठाठ से यही काम करेगा, चाहे वो उसमें एक्सपर्ट है कि नहीं है, चाहे वो तो निरा बुद्धू है, बोंदू है, फिर भी वो करेगा। ये जाति के आधार पर बहुत ही गंदा आरक्षण हमारे वर्षों में, ये इसको कहते हैं आरक्षण। बाकी आज़ादी के बाद जो आरक्षण दिया गया, संवैधानिक आरक्षण मुझे मैं कहता हूँ, वो आरक्षण नहीं है, वो प्रजातंत्र शासन का तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति का शासन प्रशासन में भागीदारी हो। वो तो एक मतदान से होती है, परंतु अगर समाज में वर्ग है, विभिन्न वर्ग हैं, खेती करने वालों का कोई वर्ग है, लकड़ी का काम, चमारगिरी का काम, या कोई काम करने वालों कोई वर्ग है, तो उस वर्ग को शासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये प्रजातंत्र का तकाजा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या का शासन में कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा, कारण उनको पढ़ने लिखने पर भी पाबंदी रही। उनकी किसी भी पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाया, तो इस प्रकार एक तरह से बेड़ियों में झगड़ा रखा गया। अब उन लोगों को सीधा अगर छूट में रखें तो शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी। उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा, तब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो क्राइटेरिया है कि उनकी आबादी कितनी है, क्योंकि प्रतिभाएं प्रत्येक जाति वर्ग में पैदा होती है, प्रत्येक गांव शहर में होती है। ये नहीं है कि प्रतिभाएं केवल लोडा में होती है, माथुर में होती है या मिश्रा में होती है। नहीं, प्रतिभाएं
आदिवासी के घर में भी प्रतिभावान बच्चा पैदा हो सकता है, अनुसूचित जाति के घरों में भी प्रतिभावान बच्चे पैदा हो सकते हैं, परंतु उनको वातावरण अलग मिलता है। प्रतिभाएं प्रत्येक वर्ग में बराबर पैदा होती है, ये प्रकृति का सिस्टम है, हमारा नहीं। अब परिस्थितियां अलग अलग है। एक बच्चे का बाप अंगूठा छाप है, माँ अंगूठा छाप है, उनको पता नहीं बच्चा कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, उसको कोई गाइडेंस नहीं कि आगे क्या करना होता होगा, कौन सी लाइन पकड़ेगा तो इसको ठीक रहेगा। एक वो बच्चा है जिसकी दादी एमएससी है, नानी एमए इंग्लिश लिटरेचर है, और घर में जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो अलग अलग फील्ड में बड़े बड़े पदों पर है। अलग अलग सारे फील्ड में कैसे किस फील्ड में जाया जाता है उनकी सारी गलियां और रास्ते उनको मालूम है, और उस बच्चे को वो सारी गाइडेंस मिल रही है। अब कहते हैं इन दोनों को एक साथ दौड़ाओ, हम तो एक साथ दौड़ देगा। अरे भाई वो तो पीढ़ियों से बंधा हुआ पड़ा है, ये धावक है, एक साथ कैसे दौड़ेंगे? नहीं। उनमें से 100 बच्चों में से अगर 5 बच्चे सबसे टॉपर हैं उस वर्ग के, तो 5 प्रतिभावान है। इस वर्ग के 100 बच्चों में से 5 जो टॉपर हैं उनके अंक ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार की परिस्थितियां अलग है। परंतु दूसरे 100 परिवारों के जो टॉपर 100 बच्चों में से 5 बच्चे टॉपर हैं, उनके घर में परिस्थितियां अलग है। सभी लोग अंगूठा छाप है, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी और ये पशुपालन वगैरह में बच्चों को भी काम में लिया जाता है। अगर वो उनसे 20-30 नंबर कम लाए हैं, परंतु वो उन 100 बच्चों की टॉपर लिस्ट में, इसको परसेंटाइल कहते हैं। ये परसेंटाइल सिस्टम प्रत्येक जाति वर्ग, क्योंकि ये देश में जातियां है, जातियों के बिना अभी तक शादी विवाह भी तय नहीं हो रहे हैं, तो वो होना चाहिए। उसके आधार पर प्रतिभाओं का चयन होना चाहिए। ये नहीं है कि नंबर वो 80 ले आया, इसके पास 60 ही है, नहीं, इसके पास 60 है, ये इन 100 बच्चों में टॉपर है, उन 100 बच्चों में वो 80 वाला टॉपर है। उन बच्चों के घर की परिस्थितियां, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग वातावरण है। ये भूला भटका कभी जाता है स्कूल, कभी नहीं जाता है। पर इनमें से अगर कोई टॉप नंबर लाया इन परिस्थितियों में, तो वो भी बराबर प्रतिभावान है। नंबरों को नहीं देखा जाना चाहिए इसमें। ये है प्रतिनिधित्व। इनके भी 5 बच्चों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इनके भी 5 बच्चों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सीधा सा हिसाब है। तो जिस जाति का जितना अनुपात है, उसी अनुपात में उस जाति वर्ग के लोग सर्विस में आने चाहिए, मंत्रिमंडल में होने चाहिए, एमएलए होने चाहिए, न्यायपालिका में होने चाहिए, राज्यसभा में होने चाहिए, कार्यपालिका में जैसे सेक्रेटरीट वगैरह में होने चाहिए, उतना आईएएस होने चाहिए उनमें भी। ये है प्रतिनिधित्व का तरीका। ओबीसी के मामले में गड़बड़ बहुत, ओबीसी तो पूरा ही गड़बड़ मामला है। ओबीसी तो इस प्रकार माना जाता है, इस देश की सत्ता इसे कोई अवैध संतान मानती है ओबीसी को। इसकी कोई अलग जनगणना होने नहीं दे रहा है, और विशेषकर से ये मोदी सरकार, इन्होंने 11 की जनगणना को 14 में बुरी तरह से रोक दिया, प्रकाशित करने पर रोक लगा रखी है। जनगणना भी हुई है, परंतु प्रकाश में नहीं लाए जा रहे आंकड़े। तो प्रकाश, जब आंकड़े ही नहीं है तो 27% आरक्षण क्यों? क्या इनकी आबादी 27% है? भाई दी वे, इनकी आबादी 10% ही होगी ओबीसी की, सिर्फ 27 क्यों दे दिया गया? या इनकी आबादी 54% है, फिर 27 क्यों दिया गया? ये कई सवाल खड़े करता है। जब अलग से जनगणना नहीं है तो 27% ओबीसी को क्यों दिया गया? ईडब्ल्यूएस को 10% क्यों दिया गया? ये सवाल है। इनकी अलग जनगणना करवाने में किसको नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? सिर्फ पारदर्शिता हो जाएगी, पता चल जाएगा कि इस जाति वर्ग के इतने लोग आईएएस है, इतने आरएस हैं, और इसके इतने कम है, इसके इतने, इसकी आबादी इतनी है,
प्रतिनिधित्व इतना है, आबादी के अनुपात में जो प्रतिनिधित्व है वो खुल जाएगा। ये गड़बड़ है। तो ओबीसी को तो वैसे सत्ता जो है अवैध संतान मानती है। ओबीसी के खुद के एमएलए एमपी ओबीसी का पक्ष नहीं लेना चाहते। जिस प्रकार SC/ST वाले SC/ST की बात ही नहीं करते, क्योंकि सभी मानते हैं कि राजनीतिक दलों के मालिक और हैं, मीडिया के मालिक और हैं, और वो लोग तय करेंगे उनका राजनीतिक भविष्य, मीडिया के मालिक और राजनीतिक दलों के मालिक। और अगर हमने ओबीसी का, SC का, ST का पक्ष ले लिया तो ऊंची जाति के लोग नाराज हो जाएंगे और वो ऐसी हवा खराब करेंगे कि राजनीति में कभी उठकर खड़े करने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए सारे राजनेता, लगभग सारे राजनेता स्वर्ण जाति के लोगों से भयभीत है, ऊंची जाति के लोगों से भयभीत है। अब ओबीसी में जो अभी राजस्थान में जो गड़बड़ चल रही है वो 17 अप्रैल 2018 का मामला है। एक परिपत्र ऐसा आया कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू कर दिया। वर्टिकल जो आरक्षण होना चाहिए था, खड़ा आरक्षण, वो प्रत्येक वर्ग में से उसका निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में प्रतिशत होता, और वो प्रत्येक वर्ग में से फौजियों की संख्या होती। परंतु यहाँ गड़बड़ कर दी। जैसे जनरल में जो फौजी आ रहे हैं वो जनरल में आएंगे जितना प्रतिशत आने चाहिए, वो चाहे ओबीसी के हों, ओबीसी के हैं तो ही वो जनरल में काउंट होने चाहिए। परंतु जनरल फौजी के हिसाब से काउंट तो भूतपूर्व सैनिक के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, और काउंट उनको ओबीसी में कर दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर ओबीसी के हैं। और इस वजह से ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों का पूरा नुकसान हो रहा है 4 साल से। अब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू हुई है कि वर्टिकल आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी को अगर 21% दे तो 21% फौजी आर्मी वाले ओबीसी कोटे से होंगे, बाकी जो सेलेक्ट हो रहे हैं आर्मी वाले वो जनरल में जाएंगे। इससे ज्यादा ओबीसी से नहीं लिए जा सकते। तो इसमें भूतपूर्व सैनिकों का कोई नुकसान नहीं। कुछ बच्चे हैं बेवकूफ से कहें कि भूतपूर्व सैनिकों का नहीं, भूतपूर्व सैनिकों को तो 12.5% पूरा मिल रहा है, पहले से वही मिलेगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, पर उनकी काउंटिंग प्रत्येक वर्ग में होगी। अभी तक वो काउंटिंग सारी ओबीसी में हो रही है, ये फर्क है। और भी बीमारी है रोस्टर रजिस्टर वाली, बहुत बड़ी बीमारी है। रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा। जैसे मैं सर्विस करता हूं, अभी मेरी जाति को ओबीसी माना जाता है, परंतु जब मैं पढ़ता था, जब मैं सर्विस लगा था, तब मैं ओबीसी का नहीं था। उस समय तक ओबीसी जाति भी नहीं थी, तो मैं ओबीसी का नहीं था। मैं ओबीसी के हिसाब से सिलेक्टेड नहीं हूं, मैं जनरल कोटे से सिलेक्टेड हूं। तो रोस्टर रजिस्टर में मैं जनरल कोटे का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी काउंटिंग जनरल में होनी चाहिए। परंतु जनरल से जो सिलेक्टेड है, रोस्टर रजिस्टर कहता है कि जो बजे जनरल सिलेक्टेड है वो जनरल में लिखे जाएं, जो ओबीसी से सिलेक्टेड है वो ओबीसी में लिखे जाएं, जो SC से सिलेक्टेड है वो SC में लिखे जाएं। तो परंतु रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा है, कारण कि SC/ST ओबीसी को नुकसान पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए जनरल से सिलेक्टेड है उनको भी सबको ओबीसी में लिख दिया जा रहा है, और कहते हैं कि आपकी तो भर्तियां पूरी हो गई और अब जो वैकेंसी निकलेगी वो सारी EWS की निकलेगी। क्यों भाई? क्योंकि उनके पद खाली पड़े हैं अभी। ये इस प्रकार की बेवकूफ़ी जो हो रही है उस पर और मैं बात करूँगा भाई। प्रेमाराम जी, अब पता नहीं कितने और लोग जुड़े होंगे। मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।